Hi friends, welcome back to session 3 of our chapter Gorilla in the Guest House. We will start from page 78, the last para. लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से वो गोरिल्ला को ख़रीद के ले आता है और अपने गेस्ट रूम में रखता है और फिर बताता है कि एक बार उसने चिंपैंजी ख़रीदा था तो उसको बहुत तकलीफ़ हुई थी, पर इस बार जो गोरिल्ला है वो काफ़ी डिसेंट है और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। तो उसकी मम्मी उसे फोर्स करने लगी नैरेटर की कि तुम इसे परमानेंटली घर पे रख लो, पर नैरेटर जानता था कि आने वाले समय में ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, इसीलिए उसने अपनी मम्मी का एक बार भी नहीं सुना। लेट्स कंटिन्यू। N. Pongo, of course, did not leave the guest room in the condition that he found it. बोला कि N. Pongo, of course, वो एनिमल था तो उससे इंसानों जैसा व्यवहार तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि N. Pongo, of course, did not leave the guest room, तो वो गेस्ट रूम को उस कंडीशन में नहीं छोड़ा जिस कंडीशन में शुरू में था। इन द कंडीशन दैट ही फाउंड इट, यानी जब वो गेस्ट हाउस में गेस्ट रूम में आया था तो रूम बहुत ही अच्छा और सुंदर था, पर अभी जब वो जा रहा है यहाँ से तो रूम थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ठीक है, बट दिस वॉज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड। पर एक जानवर से हम और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, अब उसे इंसान की तरह बिहेव करता हुआ तो नहीं देख पाएंगे ना। Although his manners were exemplary, he was only a baby and could not be expected automatically to assume civilized behavior because he was living in the house. बोला कि देखो वो बहुत अच्छा था अपने मैनर्स में, कंपेयर टू चिंपैंजी बहुत ही डिसेंट था, बट था तो एक बच्चा और वो भी जानवर, और हम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऑटोमेटिकली क्योंकि वो हमारे साथ हमारे घर में रह रहा है तो हमारे जैसे सिविलाइज्ड बिहेवियर सीख जाए, वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। सो द गेस्ट रूम व्हेन ही लेफ्ट इट बोर न्यूमरस ट्रेसेस ऑफ हिज प्रेजेंस। तो जब वो गेस्ट रूम को छोड़ के गया तो उस रूम में बहुत सारे ऐसे मार्क्स आ गए, यानी वो अपना बहुत सारा निशान छोड़ के गया। क्या क्या था निशान? ऑन द वॉल फॉर इंस्टेंस वॉज समथिंग दैट रिजेंबल्ड अ मैप ऑफ जापान ड्रॉन बाई वन ऑफ द मोर इन एब्रीडिएटेड एंशियंट मैराइनर्स। तो बोला सबसे पहला निशान वो बता रहा है वॉल पे, फॉर इंस्टेंस वॉज समथिंग दैट रिजेंबल्ड, मतलब वॉल पे कुछ ऐसा स्क्रैचेस कर दिया था जिसको देख के ऐसा लग रहा था कोई जापान का मैप बनाया हो, और वो भी किसने बनाया? कोई ड्रंक एंशियंट मैराइनर्स ने जापान का मैप नशे की हालत में बना दिया हो, ऐसा देख के लग रहा था। दिस वॉज नाइसली एग्जीक्यूटेड इन स्कारलेट and was due to the fact that I had thought N. Pongo might like some tinned raspberries. बोला कि और सिर्फ मैप बनाया ही नहीं था, उसको बहुत सुंदर से स्कारलेट कलर भी कर दिया था। इट वॉज नाइसली एग्जीक्यूटेड इन स्कारलेट, यानी स्कारलेट कलर से बनाया हुआ था। और वो स्कारलेट कलर क्यों आया? क्योंकि नैरेटर ने लगा था कि वो एन पोंगो को रेसबेरी बहुत पसंद है, तो वो एन पोंगो के लिए टिन्ड रेसबेरीज ला के दिया खाने के लिए। ही हैड लाइक्ड देम, और बहुत अच्छा लगा एन पोंगो को ये रेसबेरीज, एंड हिज इंथुजियाज्म एट दिस न्यू एडिशन टू हिज डाइट was resulted in map of Japan, has resulted in map of Japan। और वो अपने इस नए डाइट को लेके, नए सामान जो उसको खाने मिला रेसबेरीज, इतना एक्साइटेड था कि उस एक्साइटेड कंडीशन में उसने ये मैप बना डाला। ठीक है, देयर वॉज ऑल्सो स्ट्रॉ। बोला कि स्ट्रॉ भी वहाँ पर कुछ स्ट्रॉ जैसा भी बना दिया था उसने। नेक्स्ट टू पैराफिन, पैराफिन क्या होता है? एक ऑयली लिक्विड। नेक्स्ट टू पैराफिन आई नो ऑफ नो अदर कमोडिटी दैट मैनेजेस टू वॉर्म इट्स वे इन अ पॉजिटिवली पैरासाइटिक फैशन इनटू एवरी नुक एंड क्रैनी बिफोर यू आर अवेयर ऑफ इट। बोला कि एक तरह से वो कंपेयर कर रहा है, वो बोल रहा है कि पैराफिन जो ऑयल होता है, ऑयली लिक्विड होता है, वो धीरे धीरे सामान के हर नुक एंड कॉर्नर में पॉजिटिवली घुस जाता है, और इससे पहले कि यू आर अवेयर ऑफ इट उसने सब जगह अपना निशान छोड़ दिया होता है। तो वो कंपेयर कर रहा है इसको एन पोंगो के साथ। वो बोल रहा है एन पोंगो भी
पूरे गेस्ट रूम में अपना निशान छोड़ दिया था, और जब वो था तो हमें बहुत प्यारा लग रहा था, ऐसा लग रहा था वो कोई नुकसान नहीं कर रहा है, सब कुछ ओके है। पर वो ओके ओके करते करते भी धीरे धीरे बीच में इतना सारा वो डैमेज कर चुका था कि इससे पहले कि हम लोग अवेयर होते इस बारे में, डैमेज वॉज ऑलरेडी डन। ठीक है। फॉर मंथ्स आफ्टर एन पोंगोज sojourn in our guest room, we were apologizing to guests for the floor, which, in spite of hoovering, looked like a 16th century LA house. अब इसको ध्यान से समझना। फॉर मंथ्स आफ्टर एन पोंगो सोजॉन का मतलब होता है, लिख लो, टेम्पोररी स्टे। ठीक है, तो बोल रहा है फॉर मंथ आफ्टर एन पोंगो सोजॉन इन आवर गेस्ट रूम, यानी वो टेम्पोररी हमारे गेस्ट रूम में रुका था और उसके बाद वो चला गया। तो उसके जाने के 1 महीना बाद तक वी वेर अपोलोजाइजिंग टू द गेस्ट फॉर द फ्लोर, तो हमारे गेस्ट रूम में नेक्स्ट जो भी गेस्ट आ रहे थे उनको हमें अपोलोजाइज करना पड़ रहा था कि आपको हम इतना गंदा रूम में मतलब रहने के लिए दिए हैं। वी वेर अपोलोजाइजिंग टू गेस्ट फॉर द फ्लोर विच इन स्पाइट ऑफ हुवरिंग का मतलब होता है वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करना। तो बोल रहा है वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करने के बाद भी लुक्ड लाइक 16th सेंचुरी LA हाउस, फिर भी इतना साफ सफाई करने के बाद भी वो देखने में कैसा लग रहा था, 16th सेंचुरी LA हाउस जैसा। LA हाउस क्या है? अ पब्लिक प्लेस और अ पब। 16th सेंचुरी का पब के जैसा गंदा देखने में लग रहा था। देयर वॉज ऑल्सो द फैक्ट दैट द हैंडल ऑन द डोर drooped at rather a depressed angle, since N. Pongo, after receiving his meal, had attempted to follow me out of the room. बोला कि और एक चीज़ के लिए हमें माफ़ी मांगना पड़ रहा था अपने गेस्ट से कि वो जो दरवाज़ा का हैंडल था, उस दरवाज़ा का हैंडल एक अजीब सा डिप्रेस्ड एंगल में नीचे आ चुका था। क्यों हुआ था? क्योंकि एक बार एन पोंगो को खाना देने के बाद जब मैं रूम से बाहर निकल रहा था तो एन पोंगो भी आफ्टर रिसीविंग हिज मील हैड अटेम्प्टेड टू फॉलो मी आउट ऑफ द रूम, वो कोशिश किया मुझे रूम से बाहर फॉलो करने का। तो उसने देखा कि मैं किस तरह से हैंडल को नीचे करके दरवाज़ा खोलता हूँ, बंद करता हूँ, तो उसको लगा कि ये हैंडल कोई जादुई बटन है जिसको दबाने से दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है या बंद हो जाता है। नोइंग दैट the handle by some magical means opened and closed the door, but not knowing exactly how to use it or manipulate it, he had merely pulled it downwards with all his strength. वो क्या किया, उसको ठीक से तो पता नहीं था कि हैंडल को किस तरह से नीचे ऊपर करते हैं कि दरवाज़ा खुल जाए। वो अपना पूरा दम लगा के हैंडल को नीचे की तरफ खींच दिया। और अब समझ जाओ कि अगर गोरिल्ला अपना पूरा दम लगा दिया तो हैंडल का क्या हुआ होगा। ठीक है ना। तो he pulled it down with all his strength. As I tried unsuccessfully to bend the handle back into the position again, बोला कि और फिर जब मैं वापस आया और उससे टेढ़ा देखा तो मैं उसको दोबारा सेट करने का कोशिश किया, और जब मैं उसे सेट करने का कोशिश कर रहा था तो आई ट्राइड अनसक्सेसफुली, मेरे से नहीं हुआ, मेरे में इतना दम ही नहीं था कि मैं उसको सीधा कर सकूं। आई रिफ्लेक्टेड दैट एन पोंगो वॉज ओनली अबाउट 2 years old and that his strength would increase in proportion to his size. तो वो समझ गया कि अभी 2 साल का है और उसमें इतना ताकत है कि जैसे जैसे वो साइज बढ़ेगा उसका ताकत कितना ज़्यादा हो जाएगा उसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसको ज़्यादा दिन अब घर में रखना इज़ नॉट सेफ। One of the things which particularly interested me about him was his different approach to a problem or a situation. बोला कि एक चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया इन पोंगो के बारे में वो था इसका डिफरेंट अप्रोच टू अ प्रॉब्लम और अ सिचुएशन। इफ़ फॉर एग्जाम्पल अ बेबी चिंपैंजी इज यूज्ड टू बीइंग ब्रॉट आउट ऑफ इट्स केज, ऑन बीइंग रीइंकार्नेटेड इट विल कैरी ऑन लाइक वन ऑफ द मोर लॉकस हीरोइंस ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। बोल रहा है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि मान लो अगर गोरिल्ला के जगह कोई बेबी चिंपैंजी होता, फॉर एग्जाम्पल अ बेबी चिंपैंजी इज यूज टू बीइंग ब्रॉट आउट ऑफ इट्स केज, जिसको कि उसके केज से बाहर निकाला गया हो, ऑन बीइंग री इनकारसेरेटेड, यानी उसको जब दोबारा हम केज के अंदर रखेंगे,
it will carry on like one of the more locus heroines in Greek tragedy. तो उस समय वो अंदर जाने, वापस केज में जाने में इतना नखरा दिखाएगा, इतना नखरा दिखाएगा कि आपका दम निकल जाएगा। एक लॉकस हीरोइंस ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी के जितना वो, लॉकस का मतलब होता है, लॉक्यूकस का मतलब है टॉकेटिव, बहुत सवाल जवाब करना, पूछना, बात करना। तो एक तरह से वो बोल रहा है कि जब चिंपैंजी को अंदर डाला जाता है तो बहुत ज़्यादा नखरा दिखाता है। टीयरिंग इट्स हेयर, रोलिंग विथ रेज ऑन द फ्लोर, रेज मतलब गुस्सा, अपना हेयर टीयर करेगा, गुस्सा से फ्लोर में इधर उधर रोल करेगा, स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, एकदम चिल्लाएगा जोर जोर से, एंड ड्रमिंग इट्स हील्स ऑन एवरी अवेलेबल बिट ऑफ वुड वर्क, और जहां भी लकड़ी दिखेगा वहां पर जोर जोर से अपना पैर मारेगा। कौन ये करेगा? ये चिंपैंजी लोग ऐसा करते हैं। पर ये जो गोरिल्ला था एन पोंगो, वो ऐसा नहीं था। एन पोंगो वॉज क्वाइट अदरवाइज, पर एन पोंगो ऐसा नहीं था। ऑल्दो डिप्लोरिंग, यानी जब उसे दोबारा केज में रखा जाता उसे बहुत बुरा फील होता, फीलिंग बैड, डिप्लोरिंग मतलब फीलिंग बैड। ऑल्दो डिप्लोरिंग इट, ही वुड एक्सेप्ट द नेसेसिटी ऑफ बीइंग लॉक्ड अप अगेन इन द केज। वो भले ही उसको बुरा भी लगता था, एक बार थोड़ा प्रोटेस्ट भी करता था हल्का फुल्का, पर उसके बाद वो समझ जाता था कि मेरे लिए केज में जाना ज़रूरी है। ही वुड ट्राई हिज बेस्ट टू डाइवर्ट यू फ्रॉम दिस कोर्स ऑफ एक्शन, वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता आपका ध्यान भटकाने का कि आप उसे केज में ना डालें, ठीक है, ठीक है। बट लॉक्ड अप अगेन, ही वुड ट्राई हिज बेस्ट टू डाइवर्ट यू फ्रॉम हिज कोर्स ऑफ एक्शन, बट व्हेन ही रियलाइज्ड दैट इट हैड बिकम इनएविटेबल, पर जब वो रियलाइज करता कि अब ये इनएविटेबल है, मतलब चॉइस नहीं है उसके पास, उसको केज में जाना ज़रूरी है, ही वुड सबमिट विथ गुड ग्रेस, तब वो सब अपने आप को सबमिट करके चुपचाप केस के अंदर चला जाता। हिज ओनली प्रोटेस्ट वुड बी अ कपल ऑफ शार्प एंड फेंटली पिविश स्क्रीम्स। पिविश स्क्रीम्स का मतलब है शोइंग अनॉयंस, यानी थोड़ा सा, मतलब अगर वो प्रोटेस्ट भी करता तो वो चिंपैंजी के जैसे हेयर को टीयर करना, पैर पटकना, गुस्सा से चिल्लाना, ऐसा नहीं करता था। एक बार वो शार्प फेंटली स्क्रीम करता, थोड़ा सा स्क्रीम करता, अनॉयंस दिखाता, एंड ही सॉ यू डिसअपियर, और जब वो देखता कि आप उसे केज में अकेला छोड़ के जा रहे हैं तो थोड़ा सा चिल्लाता। वेयर इज द एवरेज चिंपैंजी ऑफ हिज एज एंड विथ हिज बैकग्राउंड वुड हैव गॉन ऑन हैविंग हिस्टेरिक्स ओवर कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम। बोला कि वो थोड़ा देर चिल्ला के चुप हो जाता, फिर केज में अपना मस्त हो जाता, और उसके बदले कोई चिंपैंजी होता तो वो तो हिस्टेरिक्स, हिस्टेरिक्स का मतलब होता है वाइल्डली इमोशनल एंड एग्जिग्रेटेड रिएक्शन, यानी वाइल्ड और इमोशनल रिएक्शन देना वो चिंपैंजी लोग करता फॉर अ कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम। मतलब बहुत देर तक वो चिल्ला चिल्ली मचाता रहता, इधर उधर मतलब सब कुछ करते रहता। Owing to his attractive appearance and disposition, his good manners and his very well developed sense of humor, N Pongo was in very short space of time the darling of the zoo। यानी अपना अट्रैक्टिव अपीयरेंस, अपने गुड मैनर्स और अपने फ्रेंडली बिहेवियर के कारण, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के कारण एन पोंगो जू में सबका चहेता बन चुका था। Every fine afternoon he was brought out onto the lawn in front of yew hedge, मतलब कि हर आफ्टरनून उसको लॉन में लाया जाता, केज से निकाल के, brought out onto the lawn in front of yew hedge। hedge क्या होता है? It is a line of bushes or small trees planted close to each other। जब बहुत सारे पेड़ या bushes को एक साथ लाइन से उगाया जाता है उसको hedge बोलते हैं। तो वहाँ पर जहाँ लॉन था वहाँ पर हेज के सामने उसको लाया जाता था, एंड देयर ही वुड शो ऑफ हिज एडमायरर्स इधर लॉलिंग इन द ग्रास विथ अ बोर्ड एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस और विथ अ विकेड ग्लीम इन हिज आईज, वर्किंग आउट हाउ ही वुड पोज फॉर हिज फोटोग्राफ टू बी टेकन बाय सम अर्नेस्ट विजिटर। मतलब वो क्या करता? ही वुड शो ऑफ हिज एडमायरर्स, वो अपने एडमायरर्स को दिखाता, घास पे रोलिंग मतलब लोट पलोट करके दिखाता, विथ अ बोर्ड एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस एंड विथ विकेड ग्लीम, और फिर विकेड ग्लीम ऑफ हिज आईज से ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन बनाता कि वर्किंग आउट, जैसे कि वो कोशिश कर रहा है कि फोटो खिंचाने के लिए बेस्ट पोज क्या होगा, वर्किंग आउट हाउ ही कुड पोज फॉर हिज फोटोग्राफ टू बी टेकन बाय सम अर्नेस्ट विजिटर।
एंड देन उसके बाद सबसे बड़ा सरप्राइज ये आता कि जब कोई विजिटर उसका फोटो खींचने की कोशिश करता, पहले तो विजिटर को अलग अलग एक्सप्रेशन दिखा के खुश कर देता, एंड देन रश टूवर्ड्स एट द क्रूशियल मोमेंट, और फटक से उस विजिटर के पास जाके कूद के जाता, ग्रास्प हिज अनफॉर्चुनेट पर्सनस लेग, और उसका पैर पकड़ लेता जोर से। अनफॉर्चुनेट पर्सनस लेग मतलब उसका पैर पकड़ के वो खींच के नीचे गिरा देता था, इसलिए उस पर्सन को अनफॉर्चुनेट पर्सन कहा गया है। ग्रास्प द अनफॉर्चुनेट पर्सनस लेग एंड पुश इट फ्रॉम अंडर हिम, और उसको पकड़ के जोर से खींच देता। द टास्क दैट गेव हिम इमेंस अम्यूजमेंट, हिम मतलब एन पोंगो, ये काम करके एन पोंगो को तो बड़ा खुशी होता है, इमेंस अम्यूजमेंट, एंड जनरली रिजल्टेड इन विजिटर सस्टेनिंग अ स्लिप्ड डिस्क, और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो विजिटर था उसका बैकबोन का हड्डी वड्डी टूट जाता, उसको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो जाता, एंड हैविंग एंड एक्सेलेंट पिक्चर ऑफ कंप्लीटली एम्प्टी सेक्शन ऑफ लॉन, और फिर वहाँ पर वो इलाज कराते हुए बीमारी में पड़े हुए बहुत दिन तक जो लॉन में इसका नाच गाना देख रहा था, एंटरटेनमेंट देख रहा था, एंटरटेनमेंट तो 5 मिनट का है ना, अगर ये जो एन पोंगो अपना एंटरटेनमेंट करता था लॉन में तो 5-10 मिनट या मे बी आधा घंटा, उसके बाद तो वो अपना केज में, पर जिसका स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया उसको तो दिन भर वहीं पर रह के इलाज कराना। अब लॉन को दिन भर, एम्प्टी लॉन को आप निहारते रहो, आप बेड से तो उठ नहीं सकते, दिन भर एम्प्टी लॉन को निहारते रहो, यही आपका फॉर्च्यून हो जाता कुछ दिनों तक। ऑफ कोर्स विद इन 12 months एन पोंगो हैड ऑलमोस्ट डबल हिज साइज, 12 महीना के अंदर एन पोंगो का साइज ऑलमोस्ट डबल हो गया। एंड आई फेल्ट इट वॉज नाउ टाइम टू ट्राई बाई फेयर मीन्स और फाउल टू ऑब्टेन अ मेट फॉर हिम, और अब मुझे ऐसा लगने लगा कि ये सही टाइम है कि मुझे एन पोंगो के लिए अब एक मेट ढूंढना चाहिए जिससे मैं उसका शादी कराऊं। अनलेस दे लैक फाइनेंसेस आई हैव नो यूज फॉर जूस दैट अक्वायर एनिमल्स purely for exhibition and make no effort to provide them with a mate. This applies particularly to apes. तो बोल रहा है कि मुझे वो जू बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि एनिमल का ख्याल नहीं रखते हैं, एनिमल को खाली इंटरटेनमेंट या एग्जीबिशन के लिए अपने जू में रखते हैं और उनके लिए मेट प्रोवाइड करने का किसी भी तरह से कोई कोशिश नहीं करते। खास करके एप्स लोग के साथ ऐसा होता है। द प्रॉब्लम डज नॉट अराइज वाइल दे आर यंग, जब तक वो बच्चे और यंग रहते हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फॉर दे एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स अराउंड देम एज देयर अडॉप्टेड इफ स्लाइटली इसेंट्रिक फैमिली, क्योंकि जब तक वो बच्चे रहते हैं तब तक वो ह्यूमन बींग्स को ही थोड़े अटपटे से, क्योंकि ह्यूमन बींग्स उनके जैसे नहीं होते, तो थोड़े से इसेंट्रिक बट फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। देन कम्स द टाइम, फिर समय आता है जब वो बड़े हो जाते हैं, व्हेन दे आर सो पावरफुल दैट यू डू नॉट, if you have any intelligence, treat them in the same intimate way। पर एक समय आता है जब वो बड़े हो जाते हैं और उसके बाद आपके लिए पॉसिबल नहीं है उसे कंधे में बैठा के घूमना, उसे गोद में लेके घूमना, या उसे अलाउ करना कि वो अपने आपके कंधे पे कूदे। इट्स नॉट पॉसिबल, दे आर सो हेवी वेटेड, सो पावरफुल। और वो बोल रहे हैं अगर आप इंटेलिजेंट होंगे तो आप ये कभी उनको अलाउ नहीं करेंगे, वरना अगर आप बेवकूफ़ होंगे और उनके साथ बचपन जैसा बिहेवियर करेंगे तो यू आर गॉन। When a gorilla or chimpanzee or an orangatan at the age of 3 or 4 pulls your legs from under you, आपके नीचे से आपका लेग पुल कर दे और jumps from height onto your back or neck, या ऊपर से आपके नेक के ऊपर कूद जाए, आपके बैक के ऊपर कूद जाए, onto the back of your neck, it tests your stamina। तो उसी समय आपका स्टैमिना टेस्ट हो जाता है जब वो 2 या 3 साल के होते हैं। To the full and is done because you are the only companion with whom he can play। और ऐसा इसलिए वो लोग करते हैं क्योंकि उस समय सिर्फ आप ही उनके आसपास कंपेनियन हो जिसके साथ वो खेल सकता है, जिसके साथ वो इस तरह से बिहेव कर सकता है। If he is left on his own and is a nice natured ape, he will try to play the same game with you when he is 11 or 12। अगर उसे मेट ना दिलाया जाए तो वो आप ही के साथ अपना रिलेशन बना के रहेगा इवन व्हेन ही इज 11 और 12 ईयर्स ऑफ एज। और अगर मान लो 11-12 साल की उम्र में मान लो वो आपके साथ 3-4 साल जैसा बिहेव करने लगे तो आपका हर्ष क्या होगा? यू विल एंड अप बीइंग विद अ ब्रोकन लेग
और अ ब्रोकन नेक, वो आपके पैर पे कूद जाएगा या कमर में कूदेगा, आप हॉस्पिटल में पड़े रह जाओगे. So if this friendly exuberant animal is kept on his own and deprived of both the company, तो अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास कि आप उसको एक केज में बंद कर दो और आप उसके साथ सारा रिश्ता तोड़ दो, आप उसके पास अब नहीं जाओ. तो अगर उसे अपने स्पीसी का भी सराउंडिंग नहीं मिला और ह्यूमन सराउंडिंग जो आपके साथ वो अपना बॉन्ड बनाया था वो भी खत्म हो गया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? यू कैन हार्डली बी सरप्राइज्ड. तो क्या होगा? उसका लाइफ एकदम खराब हो जाएगा. यू विल बी हार्डली सरप्राइज्ड इफ इट टर्न्स इनटू मोरॉस. मोरॉस मतलब सलन एंड इल टेम्पर्ड, वो एक इल टेम्पर्ड और जंगली जैसा बिहेव करने लगेगा. एंड मेलनकॉनिक क्रिएचर और बोरिंग क्रिएचर बन जाएगा. नॉट वांटिंग टू सी एन पोंगो degenerate into one of those magnificent but sad and lonely anthropods that I have seen in many zoos, including some that had ample resources for providing mate. बोला कि मैंने बहुत सारे जू में देखा है कि उनके पास पैसा बहुत है, फिर भी वो कभी कोशिश नहीं करते कि जानवर के लिए उनके लिए एक मेट लाया जाए, और उनको उसी मेलनकॉनी और बोरिंग हालत में अकेला छोड़ देते हैं. मैं ऐसा एन पोंगो के साथ होता हुआ नहीं देख सकता था. I thought the time had come to try to procure a wife for N Pongo, even though I knew that our funds would probably not stretch that far. तो मुझे समझ में आ गया कि अब समय आ गया है कि मुझे एन पोंगो के लिए एक मेट ढूंढ लेना चाहिए. मुझे पता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इतने फंड्स नहीं हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए एक मेट जल्द से जल्द ढूंढ लूँ ताकि वो एक बोरिंग और मेलनकॉनिक क्रिएचर ना बन जाए. ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट सेशन में व्हेन वी विल कम वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट पैराग्राफ. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द ऑडियो.